देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और रूस के रिश्तों की, जो रियाद में हुई बैठक के बाद बेहतर होते हुए नजर आए। बात शुरू हुई यूक्रेन जंग पर इसके साथ ही ट्रंप और पुतिन पुरानी रंजिश भूलकर साथ चलने का मन बना रहे हैं। इसका अच्छा परिणाम यह होगा कि जंग रुक जाएगी, मगर हो सकता है कि यह समझौता यूक्रेन और जेलेंस्की को बहुत भारी पड़ जाए। यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी पड़े और जेलेंस्की को अपनी कुर्सी। पहली बार ट्रंप ने अमेरिकी नीति को बदलते हुए जंग के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार बता दिया। ट्रंप ने इस बदलते हुए रुख से यूरोप भी पूरी तरीके से हैरान है, परेशान है। सवाल है कि बरसों पुराना दोस्त कहीं बदल ना जाए। पर इसके साथ ही चिंता चीन जैसे देश में भी है, कहीं रूस और अमेरिका बहुत करीब आ गए तो उसका समीकरण भी बदल जाएगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा में भारत की भूमिका क्या होगी, आज ये भी समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रंप के बदले हुए रुख के साथ। एक दिन पहले रियाद में अमेरिका और रूस की बैठक हुई। दोनों देश आपसी ताल्लुकात को अच्छा करने के में सहमत हुए और इसके बाद ही ट्रंप ने जेलेंस्की को बड़ा झटका दे दिया। ट्रंप ने साफ लफ्जों में जंग के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन में चुनाव जरूरी है। कहने की जरूरत नहीं है कि जेलेंस्की की विदाई का संकेत है। रिपोर्ट देखिए। ये वो जंग है जिसने यूक्रेन को तबाह कर दिया। 3 साल पहले जब रूस ने अचानक हमला किया था, तब जेलेंस्की के पैरों तले जमीन हिल गई थी। मगर 3 साल बाद जब जंग को रोकने की बात हो रही है, जेलेंस्की पर जैसे आसमान टूटा है। रूस के साथ जंग में जेलेंस्की बेशक हारते गए, मगर उनको यूरोप के साथ अमेरिका का भरपूर साथ मिला। जंग के शुरुआती महीनों में वो किसी नायक की तरह उभरे और अमेरिका की बाइडेन सरकार ने हर तरह से उनकी मदद की। ये अमेरिका ही था जिसके सपोर्ट से यूक्रेन रूस के सामने टिका रहा, बल्कि कुछ रूसी इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब भी रहा। ये वो दौर था जब जेलेंस्की पुतिन को ललकार रहे थे, क्योंकि उनके हर एक्शन में अमेरिका का साथ था। मगर किसने सोचा था कि ट्रंप के आते ही वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। जेलेंस्की ने जो बात ख्वाब में भी नहीं सोची होगी, ट्रंप ने वही बात कह दी है। पिछले 3 साल से यूक्रेन के साथ खड़ा अमेरिका इस जंग के लिए पुतिन पर हमलावर था। रूस को आक्रामक मानते हुए पुतिन को विलेन बताया जा रहा था, पर ट्रंप ने पूरी तस्वीर ही पलट दी है। साफ कह दिया कि जंग के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है। बकौल ट्रंप, यूक्रेन ने ही ऐसी जंग शुरू की जिसमें उसकी जमीन गई और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। जेलेंस्की के लिए भला इससे बड़ी चोट क्या होगी? ट्रंप जिस तरह पुतिन को तवज्जो दे रहे हैं, उसे देखते हुए जेलेंस्की पहले से ही निराश हैं, हताश हैं। उनको आशंका है कि रूस के साथ शांति समझौता यूक्रेन की कीमत पर हो सकता है। मगर इस बात का अंदाजा तो उनको कतई नहीं था कि ट्रंप युद्ध की जिम्मेदारी सीधे यूक्रेन पर थोप देंगे। अभी तक तो जेलेंस्की इस बात पर मुंह फुलाए बैठे थे कि यूक्रेन पर हो रही बैठक में उनको पूछा तक नहीं गया। दावा कर रहे थे कि यूक्रेन के पीठ पीछे कोई समझौता हुआ तो उन्हें मंजूर नहीं होगा, और तल्ख लहजे में ट्रंप से यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी मांग रहे थे। मगर अब ट्रंप ने जो जवाब दिया है, उससे यकीनन उनके अरमान आंसुओं में बह जाएंगे। ट्रंप का सीधा सवाल है, जेलेंस्की खुद 3 साल से क्या कर रहे थे? And I'm very disappointed. I hear that, they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years and a long time before that. This could have been settled very easily. Just a half-baked negotiator could have settled this years ago without the loss of much land, very little land, without the loss of any lives, and without the loss of cities that are just laying on their side. ऐसे लफ्ज और इस लहजे के बाद जेलेंस्की तो यही सोच रहे होंगे कि हे प्रभु, ये क्या हो गया। मगर बात यही खत्म हो जाती तो बेहतर था। ट्रंप ने जेलेंस्की को न सिर्फ घोर अक्षम या कहें कि नकारा बताया, बल्कि 2 टूक लहजे में कह दिया कि वो बातचीत करने में काबिल नहीं।
जेलेंस्की के लिए अब सुनने को भला क्या बाकी रहा? राष्ट्रपति के तौर पर जंग में टिके रहकर सम्मान कमाया था, पर अब ट्रंप ने संकेत दे दिया कि जेलेंस्की को कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है। यानी रूस के साथ बातचीत कर रहे ट्रंप ने समझौते की राह में खुद जेलेंस्की को रोड़ा मान लिया है। इसलिए सपाट लहजे में कह दिया कि यूक्रेन में चुनाव जरूरी है। मतलब ये कि जेलेंस्की की विदाई तय है। Well, we have a situation where we haven't had elections in Ukraine, where we have martial law, or essentially martial law in Ukraine, where the leader in Ukraine, I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating. And yeah, I would say that, you know, when they want a seat at the table, you could say the people have to, wouldn't the people of Ukraine have to say, like, you know, it's been a long time since we've had an election. That's not a Russia thing. That's... सऊदी अरब की बैठक में यूक्रेन को शामिल नहीं करने से जेलेंस्की पर पहले ही काफी दबाव है। अब खबर है कि ट्रंप और पुतिन की अगले हफ्ते मुलाकात हो सकती है और खबर गर्म है कि इसके साथ ही जेलेंस्की की उल्टी गिनती और तेज हो गई है। माना जा रहा है कि समझौते के लिए ये रूस की शर्त भी हो सकती है कि जेलेंस्की कुर्सी छोड़े। हालांकि ट्रंप फिलहाल इसे अपनी राय बता रहे हैं। Not a Russia thing. That's something coming from me and coming from many other countries also. रियाद की बैठक शुरू होने से पहले रूस ने जेलेंस्की के राष्ट्रपति होने पर सवाल उठाए थे। कहा था कि पुतिन जेलेंस्की से बात कर सकते हैं, बशर्ते वो सही मायनों में राष्ट्रपति हों। लगता है कि ट्रंप ने पुतिन का इशारा समझ लिया है। असल में यूक्रेन में हाल के एक सर्वे के मुताबिक जेलेंस्की की लोकप्रियता तेजी से कम हुई है, जबकि यूक्रेन आर्मी के पूर्व जनरल वालेरी जालुजनी की लोकप्रियता 72% तक पहुंच चुकी है। कहा जाता है कि जालुजनी की लोकप्रियता देखते हुए ही जेलेंस्की ने उन्हें कुछ समय पहले लंदन में राजदूत नियुक्त कर दिया था। पर अगर ट्रंप ने मन बना लिया है तो जेलेंस्की को, जो अभी तक यूक्रेन की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, अब उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता करनी पड़ेगी। ट्रंप ने जब जेलेंस्की पर बयानों के बम फोड़े तो तिल मिलाए जेलेंस्की ने भी अपना जवाब दिया है। कहा है कि ट्रंप गलत फहमियों में उलझ गए हैं। अगर कोई मुझे अभी हटाना चाहता है तो ये प्लान कामयाब नहीं होगा। जेलेंस्की ने ये भी कहा कि रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की सेना सक्षम है और लगे हाथ अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो मदद के बदले उसके महंगे खनिज चाहता है। जेलेंस्की की नाराजगी समझी जा सकती है, पर उनके सामने सीज फायर की शर्तें मान लेने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी जैसे यूरोपियन देश ने अभी तक खुलकर ट्रंप के रुख का विरोध नहीं किया है। सभी जानते हैं कि अमेरिका की मदद के बगैर रूस के खिलाफ जंग जारी नहीं रखी जा सकती। यानी समझदारी ट्रंप के साथ जाने में है। यक्ष प्रश्न ये है कि जेलेंस्की का क्या होगा। इसका जवाब भी शायद ट्रंप ही जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, फिलहाल स्थिति यह है कि अभी तक यूरोप के देश यूक्रेन के साथ हैं, किसी भी समझौते में उसके लिए सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। लेकिन मसला सिर्फ यूक्रेन का नहीं है। ट्रंप मैसेज दे रहे हैं कि वो यूरोप के साथ अमेरिका के पुराने रणनीतिक रिश्ते को भी अब खास अहमियत नहीं देंगे। यूरोप नेटो के जरिए अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन ट्रंप कह रहा है कि यूरोप अपनी चिंता खुद करे। अमेरिका की नीतियों में यह बदलाव यूरोप के लिए संकट साबित हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। आज की तारीख देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कुर्सी संभाले 30 दिन होने को है और ट्रंप अपने सबसे बड़ा कमिटमेंट को पूरा करने के करीब है। ऐलान किया था कि 100 दिनों में यूक्रेन की जंग खत्म कर देंगे, यानी कम से कम उनके पास 70 दिन और है और वो कामयाबी होंगे, इसका उन्हें जरूरत से ज्यादा यकीन है। Well, much more confident. They were very good. Russia wants to do something. They want to stop the savage barbarianism. I mean, what's going on over there? It's soldiers are being killed by the thousands on a weekly basis. It's ridiculous. ये ट्रंप का आत्मविश्वास है या उनका परफेक्ट प्लान, ये तो वही जाने।
मगर ये बड़ी बात है कि यूक्रेन पर बात करने के लिए रियाद में अमेरिका और रूस साथ बैठे। बड़े मंत्रियों और अधिकारियों ने करीब 5 घंटे बाद की। चर्चा यूक्रेन के नाम पर थी, पर फोकस अमेरिका और रूस के आपसी रिश्तों पर रहा। In order to bring an end to any conflict, there has to be concessions made by all sides. We're not going to predetermine what those are. बात हुई तो अमेरिका रूस में सुलह समझौते का रास्ता बन गया। दोनों सहमत हो गए कि जल्द से जल्द अपने बंद पड़े दूतावासों को चालू करेंगे। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दोनों देशों ने दूतावास से स्टाफ को निकाल दिया था। करीब 3 साल से दोनों के दूतावास बंद पड़े हैं, पर अब वहाँ स्टाफ भी होगा और बात भी होगी। Договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводит. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства. Это первое. अमेरिका और रूस का इस तरह करीब आना यूक्रेन और यूरोप दोनों के लिए बड़ा झटका है। एक तो ट्रंप ने इस बातचीत में दोनों को शामिल नहीं किया और दूसरा ये कि ट्रंप पुतिन की हर बात मानने का संकेत दे रहे हैं। यानी कब्जे वाली जमीन रूस के पास रहेगी और यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। रही बात सुरक्षा की गारंटी की, तो रूस इस बात के लिए भी तैयार नहीं कि यूक्रेन में यूरोप की सेना रहे, जबकि ब्रिटेन पहले ही ये पेशकश कर चुका है। पर ट्रंप ये शर्त मानते हैं या नहीं, अभी साफ नहीं। They want to do that, that's great. I'm all for it. If they want to do that, I think that'd be fine. I mean, I know France has mentioned it, others have mentioned it. UK has mentioned it, but if we have a peace deal, I think having troops over there from the standpoint of Europe, we won't have to put any over there because, we're very far away. यूक्रेन को लेकर अमेरिका और ट्रंप के बदले हुए रुख से सबसे ज्यादा परेशान यूरोप के देश हैं। अमेरिका और यूरोप की बहुत पुरानी रणनीतिक साझेदारी है। एक मोर्चे के तौर पर नाटो बनाने का मकसद ही रूस को टक्कर देना था, पर अब लगता है कि ट्रंप अमेरिकी पॉलिसी में बड़े बदलाव का मन बना चुके हैं। साफ कह रहे हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोप की है, अब वहाँ अमेरिकी फौज की जरूरत नहीं। We won't have to put any over there because, we're very far away. But having troops over there would be fine. I would not object to it at all. यूरोप के लिए थोड़ी सी राहत है कि अमेरिका ने उसे पूरी तरह दरकिनार नहीं किया। रियाद की बैठक के बाद अमेरिका ने कहा है कि शांति बहाल करने की कोशिशों में किसी न किसी तरह यूक्रेन और यूरोप को भी शामिल किया जाएगा, पर समाधान ऐसा निकाला जाएगा तो सभी को मंजूर होगा। लेकिन ये कहने की बात है, सच्चाई ये है कि अमेरिका के पैसे, संसाधन और हथियार के दम पर ही यूक्रेन रूस का मुकाबला करता रहा है, पर अब ट्रंप इसे फिजूल खर्ची मान रहे हैं। लगे हाथ यूरोप को आईना दिखा रहे हैं। The other thing that it's been bothering me for a long time because I solved the problem with NATO. They paid hundreds of billions of dollars into the funds of NATO when I said you got to pay, because the United States was paying for European countries, and then they take advantage of us on trade. And we have to equalize with Europe because Europe has given a very much smaller percentage than that. I think Europe has given 100 billion, and we've given, let's say, 300 plus. मुद्दा फिलहाल यूक्रेन का है, पर ट्रंप का जो रुख है उसे देखते हुए यूरोप की चिंता ये है कि क्या उसका सबसे पुराना और ताकतवर साथी अमेरिका उससे कन्नी काटना चाहता है। साफ दिख रहा है ट्रंप पुतिन को क्लीन चिट दे रहे हैं और हाथ मिलाना चाहते हैं। अगर अमेरिका और रूस यूरोप को दरकिनार करके साथ आ गए तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी नीति में ये सबसे नाटकीय बदलाव और जबरदस्त यू टर्न होगा, और ऐसा हो सकता है इसके पूरे संकेत हैं। रियाद में हो रही इस बैठक में ना तो यूरोप के देश थे और ना यूक्रेन। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की दो बड़ी शक्तियां बरसों बाद अपने ताल्लुकात बेहतर और मजबूत करने के लिए जुटी हैं। अहम बात यह है कि ट्रंप रूस की हर मांग को खुशी के साथ मान लेने को तैयार दिखते हैं। यूक्रेन की जमीन भी रूस के कब्जे में रहेगी।
तुर्क से यूक्रेन की सेना को हटना पड़ेगा और रूस पर से प्रतिबंध भी हटा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, शायद जेलेंस्की पर पद छोड़ने का दबाव बने और कभी न कभी रूस को ग्रुप 7 समूह में फिर से शामिल कर लिया जाए। यानी रूस जो अब तक अलग थलग किया जा रहा था, यूरोप की मुख्य धारा में शामिल हो सकता है। पर सवाल है कि ये होगा कैसे? यूक्रेन और यूरोप आसानी से ट्रंप का प्रस्ताव मान लेंगे ऐसा नहीं लगता। यानी सीज फायर के समझौते पर अभी लंबी बातचीत और कूटनीति होनी है। संकेत तो यही है कि यूरोप ट्रंप को नाराज करने की स्थिति में नहीं, यानी परिस्थिति ये बनेगी कि जंग में पहले से ही तबाह हो चुका यूक्रेन और कमजोर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, स्पष्ट है कि ट्रंप ने जो रुख बदला है उससे कोल्ड वॉर के बाद अब पहली बार दुनिया में नए समीकरण बन सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। अमेरिका और रूस की दोस्ती से सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को हो सकता है। व्यापार को लेकर भी ट्रंप और यूरोप की तनातनी चल रही है, उसमें भी यूरोप को नुकसान हो सकता है। इधर रूस के करीबी दोस्त चीन में भी चिंता है। अमेरिका के साथ मुकाबले में चीन को रूस का बड़ा संबल रहा है, यानी अब चीन को भी अपनी चाल बदलनी पड़ सकती है। भारत पर इसका क्या असर हो सकता है और क्यों भारत मजबूत स्थिति में है, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू से थ्रू आउट, और पिछला ट्रंप जब उनका था तब भी वो रूस के साथ नॉर्मलाइज करना चाहते थे रिश्ते, लेकिन जो अमेरिका की डीप स्टेट जिसको बोलते हैं, उन्होंने उनको कारगर नहीं होने दिया। दूसरी चीज, वो उनका मानना यह है कि अगर अमेरिका और रूस के ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं तो उससे कम से कम चीन के ऊपर अंकुश लग सकेगा। तीसरी चीज, अभी हमने देखा कि जो उनके सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो, उन्होंने उसके ऊपर बोला था कि ये अब आज की डेट में कोई भी एक बड़ी ताकत सब कुछ नहीं कर सकती है। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारी पावर्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, रिस्पेक्टेबल पावर्स हैं। तो उसमें रशिया, चीन, अमेरिका, इन सबके नाम जिक्र हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये वर्ल्ड ऑर्डर तो कोई एक आदमी बदल नहीं सकता है, लेकिन ये है कि जरूर इससे कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। पहली चीज तो ये कि एक बहुत बड़ा वॉर बंद हो जाएगा, जो एक बड़ी जरूरत है इस वक्त सबके लिए। इस युद्ध से सारे ग्लोबल साउथ को, सारी दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये अगर हो जाता है तो एक बड़ी अच्छी बात होगी। जहाँ तक भारत की बात है, मैं समझता हूँ जो हमारी पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, मल्टी अलाइनमेंट की, जिसमें अमेरिका के साथ भी हमारी कंप्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रूस के साथ भी हमारी प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक स्पेशल पार्टनरशिप है, चीन के साथ हमारी बातचीत चल रही है और हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और जितने भी देश हैं उनके साथ में भारत की मित्रता काफी है। तीसरी चीज ये है कि भारत जो है, जो देश काफी सारे हैं ग्लोबल साउथ के 125 देश, उनका भी नेतृत्व करता है, उनकी भी समस्याओं को उजागर करता है। तो मैं समझता हूं कि अगर किसी तरह वर्ल्ड ऑर्डर कोल्ड वॉर 2.0 की तरफ बढ़ता है फाइनली, तो भारत एक ऐसा अपना ही एक अलग पोल बनाएगा जिसको मैं जैसा कहता हूं हमेशा कि वो नेशंस फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इस तरह से बनेगा। तो उसमें हमारा जो स्ट्रेटेजी वो ये है कि हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, हमें अननेसेसरी लड़ाई से बचना है, और हमें मिलिटरीली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है। हमारी डिप्लोमेसी बड़ी अजाइल है इस वक्त, सब देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल ताल्लुकात है सारे लीडर्स के साथ में, और वो रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो मैं समझता हूं कि हम इस वक्त एक स्वीट स्पॉट में हैं, और इस विंडो को हमें अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए और भी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। शुभ मंगल, सावधान में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।